अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 6 का नाम है ग्रेविटेशन। बेसिकली जैसे हमने बेसिक लेक्चर्स में आपको बताया था कि बेसिक फोर्सेस जो हमारे पास होते हैं उनमें से एक बेसिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन भी है। ये ग्रेविटेशन वही फोर्स है जो किसी एप्पल को ट्री से डाउनफॉल करवाता है, या हम कहते हैं ये वही फोर्स है जिसकी वजह से हमारी अर्थ सन को ऑर्बिट करती है। ठीक है, अब ये हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखें, सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखें, न्यूटन ने ये एनालिसिस किया था कि ये जो मून है ये हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता है। ये मून है, ये मून का ऑर्बिट है और ये मून हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता है। इस केस में मून को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, यानी मून की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट की गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून जो कैलकुलेट की गई वो थी 2.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन की गई थी उसका फार्मूला आप जानते होंगे, 4πRm/t²। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। Rm जो है वो Rm को हम कहते हैं ऑर्बिट रेडियस ऑफ मून। व्हाट इज ऑर्बिट रेडियस ऑफ मून? तो हम कहते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, नहीं बल्कि सेंटर ऑफ मून। और अगर आप इसका वैल्यू लिखना चाहेंगे तो इसका वैल्यू है 3.85 × 10⁻³ किलोमीटर्स। ठीक है, तो इन्होंने, और ये टाइम जो मून एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है वो 27.3 डेज है। द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड दी अर्थ। ठीक है, इस तरीके से जब हमने ये सारे वैल्यूज रखे तो हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मून की ये मिली। और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहाँ से आ रही है? तो हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रही है, और जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर जितनी दूरी पे मून है, अगर हम उतनी दूरी पे एप्पल रखेंगे तो इस एप्पल में भी वही एक्सेलरेशन आएगी जो एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, पर जैसे आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन आती है वो एक्सेलरेशन जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है और इस मून वाली पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे होगा जितनी दूरी पे अर्थ से मून है तो वहाँ उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 2.7 × 10⁻³ होगा। अगर हम इन दोनों एक्सेलरेशन का रेशो निकालेंगे, तो ये बराबर होगा तकरीबन 1/60 ये इसके बराबर होगा अगर हम इनका रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, और अगर आप इनका रेशो निकालेंगे, जैसे इन डिस्टेंस का अगर आप रेशो निकालेंगे, आर एम मीन्स ऑर्बिट रेडियस ऑफ मून, और आर ई
मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई होगी उसका ये डिस्टेंस होगा। तो अगर आप इनके स्क्वायर का अगर आप रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 60 स्क्वायर अपॉन 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सेलरेशंस हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगी। तो इसलिए हम लिखेंगे RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। तो ये बेसिक हमारे पास रिलेशन है। ये इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी पे सेंटर से हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से मून है उतनी दूरी पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होगी वो कम होगी, क्योंकि वो हमारी सेंटर ऑफ अर्थ से बहुत दूर है। पर अगर हम वही एप्पल सरफेस ऑफ अर्थ पे रखेंगे तो सरफेस ऑफ अर्थ पे यानी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम हो गया है, तो यहाँ इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी वो 9.8 होगी। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगी डिस्टेंस बिटवीन दी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रिलेशन से हमने एनालिसिस किया है कि अगर एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ कर रही है तो इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो ये आपके बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको डिटेल से थोड़ा बताया। अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट है, इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू another object with a force known as gravitational force। ठीक है, यानी इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे फिर क्या है, the magnitude of gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ठीक है, अब अगर आप ये तस्वर करें कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। इसका मास ma है, इसका मास m2 है, और इनके सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है सपोज करें ये r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस से, और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। और यहाँ पे जो है वेयर G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू वाज डिटरमिन्ड बाय केवेंडिश ने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था और इसका वैल्यू है 6.625 या 6.67 हम कहते हैं
इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें, अगर फोर्स बॉडी ए पे लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, तो इस पे फोर्स लगा रही है बॉडी बी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ बी होगा। ये हमेशा इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो उस लाइन पे लाई करेगा जो लाइन इन दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करेगी, पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड दी सेंटर ऑफ बी होगा। यानी ये फोर्स ए पे लग रहा है और लगाने वाला कौन है, बी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव की वजह से हम इसमें माइनस की साइन भी देते हैं, तो ये हो गया r²। और जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर में हम लिखेंगे बी ए, यानी इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड दी सेंटर ऑफ बी होगा। इसी तरीके से जो फोर्स बी पे लगेगा और वो फोर्स ए लगाएगी, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो उसका डायरेक्शन हम कहेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए, और इस फोर्स को कहेंगे एफ बी ए, यानी फोर्स लग रहा है बी पे और लगाने वाला कौन है, ए है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एम ए एम बी r², और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ए बी। इस तरीके से ये है फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, और ये आपके पास है फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाय ए। तो इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए और इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ बी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को मैथमेटिक्स में देखेंगे तो हम कहेंगे ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, पर ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। यानी अगर आप ये देखें, जो फोर्स ए पे लग रहा था, बी लगा रही थी, उसका डायरेक्शन ऐसे था, और जो फोर्स ए लगा रही थी बी पे, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द ए था। जैसे हमें पता है जो अर्थ हम पे फोर्स लगाती है उसको हम वेट कहते हैं, और उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो इस तरीके से ये भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे, इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो एक एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, The gravitational force between two bodies. The gravitational force between two bodies is independent of option number 1, product of masses, option number 2, sum of masses, option number 3, distance between their centers, option number 4, medium between masses. Option A 1 only, option B 2 only, option C 2 and 3, option D 2 and 4, option E 4 only। तो इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे
द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे लिए नहीं होगा। सम ऑफ मासेस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन होगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स पे डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन दी मासेस इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन 1 और 4 होगा। तो इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा 2 और 4, तो इसलिए 2 और 4 इसको कर देते हैं, या लिखा हुआ है पहले से। 2 और 4 आपका ऑप्शन है डी, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और करते हैं। द masses of bodies are doubled. The masses of bodies are doubled and distance between bodies is also doubled. Then gravitational force between two bodies, option A, remains same, option B becomes double, option C becomes 1/4, option D becomes 4 times। तो अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा डिस्टेंस पे। अगर आपने दोनों बॉडीज़ के मासेस को डबल किया है और डिस्टेंस को भी आपने डबल किया है, तो इस तरीके से 1 आएगा। 1 मीन्स रिमेन्स सेम, क्योंकि अगर हम मासेस को डबल करेंगे तो प्रोडक्ट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स हमारा 4 टाइम कम हो जाएगा। तो पहले हमारा फोर्स 4 टाइम बढ़ा था, बाद में 4 टाइम कम हो जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे रिमेन्स सेम। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two objects at a distance of 3 centimeter is 900 Newton. What will be gravitational force between these bodies, these objects, if placed at a distance of 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 100 ऑप्शन बी 160 न्यूटन, 320 न्यूटन, ऑप्शन डी 900 न्यूटन, ई नन ऑफ दीज। तो अब हम देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ मासेस सेम हैं, इसीलिए हम इसका रेशियो ऐसे बना सकते हैं। पहले R2 लिखेंगे, फिर R1 स्क्वायर लिखेंगे। तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में कितना था, 900, जबकि डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 3, और अब फोर्स कितना होगा जबकि डिस्टेंस कितना है 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ आ जाएगा, ये 25 होगा, ये F2 होगा। तो F2 बराबर होगा 900 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 25। जब हम 900 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 का टेबल इस पे 1 टाइम लगेगा, कितने टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स। ठीक है, अब कितने बचेंगे, 15, तो 0 आ जाएगा। अब इस पे कितने टाइम लगेगा,
6 टाइम, तो 36 है। अब इस 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये 27 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 32 होगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर दें तो इसका राइट ऑप्शन होगा 324 न्यूटन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, बस सिर्फ मेन मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस is doubled. The product of masses is doubled. The product of masses is doubled and separation between masses is halved. Then gravitational force becomes option A increase by factor 8, option B increase by factor 4, option C increase by factor 16, option D remain same। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट को डबल कर रहा है, इसलिए हम इंडिविजुअल मास को डबल नहीं करेंगे। प्रोडक्ट को डबल कर रहा है मतलब उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स 2 टाइम बढ़ेगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस को हाफ कर रहा है, तो हाफ यानी ये हो जाएगा 2 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स 8 टाइम बढ़ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखें, find the gravitational force between two bodies having masses 20 kilogram and 50 kilogram placed at a distance of 1 meter apart। तो इसके ऑप्शंस हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, 6.67 इंटू 10⁻⁻14, 6.67 इंटू 10⁻⁻5। तो बहुत आसान है, फार्मूला है F = G m1 m2 r स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और एक बॉडी का मास है 20, दूसरी बॉडी का मास है 50 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इनके बीच में सेपरेशन है 1। इस तरीके से ये होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक इसका 1000 होगा, 1000 मीन्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1, तो ये होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। तो आप ये नोट कर लें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट किया गया। तो अर्थ का मास केविंडिश ने कैलकुलेट किया था, और उसने कैसे कैलकुलेट किया था, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो हम कहेंगे द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमिन्ड, the mass of earth can be determined by using the Newton's law of gravitation। किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, देखें, हमें पता है, सपोज करें ये हमारी अर्थ है, हमने अर्थ को एक स्फीयर लिया है
और ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सरफेस पे एक छोटी सी बॉडी पड़ी हुई है। जो बॉडी अर्थ के सरफेस पे पड़ी हुई होती है उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है वो हमें पता होती है। तो अगर इस बॉडी का मास सपोज करें m है, हमारी अर्थ का मास m ही है, और अर्थ के सेंटर से इस बॉडी का जो डिस्टेंस है सपोज करें वो r है, r जो सरफेस ऑफ अर्थ है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे देंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स देंगे Gm और इसको लिखेंगे me अपॉन RE स्क्वायर। और जो हमारी अर्थ किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम कहते हैं कि वो उसका वेट है, यानी F इज इक्वल टू W। तो अगर हम W लिखेंगे तो Gme अपॉन RE स्क्वायर, तो W को हम लिख सकते हैं mg। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको me के लिए सॉल्व करेंगे तो me बराबर होगा G इंटू RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। तो ये जो है एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको मास ऑफ अर्थ डिटरमिन करके देगी। अब आपको पता है कि G का वैल्यू 9.8 है और रेडियस ऑफ अर्थ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6.38 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स होता है। अगर आप इसको मीटर में लिखेंगे तो 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, कैपिटल G का वैल्यू भी पता है। तो इस तरीके से जब हम सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो 5.99 इंटू 10⁻24 kg आएगा, या हम इसको कहते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये मास ऑफ अर्थ है। तो अर्थ का मास जो है वो 6 इंटू 10⁻24 kg है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि अर्थ का मास हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो अर्थ का मास हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ की एक्सप्रेशन बताओ, तो ये मास ऑफ अर्थ की एक्सप्रेशन है, और मास ऑफ अर्थ कितना है तो 6 इंटू 10⁻24 kg है। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। देखें, हमारी अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो इसीलिए हम अर्थ की एवरेज डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने अपनी अर्थ को स्फीयर कंसीडर किया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, और मास ऑफ अर्थ की एक्सप्रेशन आपके पास है। तो इस तरीके से जब हम डेंसिटी में लिखेंगे तो ये होगा G(RE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, और इससे हम डिवाइड करेंगे किसको? इसको 4/3 पाई r⁵। ठीक है, तो डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये रेसिप्रोकल होगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, पाई भी नीचे, r⁵ भी नीचे होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ की इक्वेशन होगी 3/4 पाई, 3/4 पाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3G/4 पाई कैपिटल G और RE। जब हम इस सब के वैल्यू रखेंगे, सबके वैल्यू हम जानते हैं, तो जब हम सबके वैल्यू रखेंगे तो अर्थ की डेंसिटी आएगी 5.5 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे? एक क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो ये एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो 5.5 इंटू 10⁻³
तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर सकते हैं कि अर्थ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कितनी ज़्यादा होती है। तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, इसका मतलब है द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ is 5.5 times greater than density of water। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मास ऑफ सन। तो सन का मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सन का मास हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखें हमें पता है कि ये सपोज कर लें अगर सन है तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें हमारी अर्थ जो है इस सन को ऑर्बिट करती है। और अगर हमारी अर्थ इस सन को ऑर्बिट करती है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देगा। यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप सपोज करें ये m सन का मास है और m ई अर्थ का मास है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे हम ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ। ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ। ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ, थोड़ी देर पहले आपने सुना था ऑर्बिट रेडियस ऑफ मून। तो मून हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता था तो इसलिए हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मून एंड सेंटर ऑफ अर्थ। पर अभी हमसे पूछ रहा है ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब होगा इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून और सेंटर ऑफ सन। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, या इसको सिर्फ आर लिख रहे हैं क्योंकि आर ई से हम रेडियस लिखते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो सिर्फ मैं इसको आर लिख रहा हूँ। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से लिखूंगा तो इसका फार्मूला होगा 4 पाई आर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम ई। तो आप देखेंगे एम ई से कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप एम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब, जी यहाँ डिवाइड करेगा और टी स्क्वायर। सो इसी तरीके से हमें ये पता है कि भाई हमारी अर्थ का जो है ऑर्बिट रेडियस कितना है ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि अर्थ अपना रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है। तो जब हम उस सब के वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा 1.99 इंटू 10⁻30 kg, या हम इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं 2 इंटू 10⁻30 kg। तो 2 इंटू 10⁻30 kg क्या है? ये मास ऑफ सन है। और मास ऑफ अर्थ कितना है? तो मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। इसका मतलब है सन का मास अर्थ के मास से ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ से भी आपसे 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई विच ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स दी मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन आपको ये इक्वेशन देगी और सन का मास कितना है। तो इस तरीके से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इस पे कुछ MCQs भी कर सकते हैं। MCQs वही हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो एक MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द मास ऑफ अर्थ। ऑप्शन ए GRE अपॉन कैपिटल G, G² RE अपॉन कैपिटल G, GRE² अपॉन G², GRE² अपॉन कैपिटल G। तो अगर आपने इक्वेशन याद रखी होगी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताई थी,
वो इक्वेशन थी जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, तो ये इसका ऑप्शन सही है। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, द मास ऑफ अर्थ इज, ऑप्शन ए 5.5 इंटू 10⁻³ kg, ऑप्शन बी 2 इंटू 10⁻30 kg, ऑप्शन सी 2 इंटू 10⁻24 kg, ऑप्शन डी 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये अगर आपने याद किया होगा तो हमने ड्राइव करके आपको बताया था कि अर्थ का मास जो होता है वो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन gives the average density of earth? Option A 3g 4 pi re square capital G square, option B 3g 4 pi re g square, option C 3g 4 pi re g, option D none of these। तो अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की एक्सप्रेशन ये है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज, तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी 5.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी 5.5 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन डी 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वही जो बातें हमने डिस्कस की थी, सिर्फ आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखें, इफ r is the orbit radius of earth, if r is the orbit radius of earth and t is the time taken by earth to complete one rotation around sun, then which expression gives the mass of sun? Option A 4 pi square r g upon t cube, option B 4 pi r cube upon gt square, option C 4 pi r upon gt, option D 4 pi r cube upon gt square। तो इसी तरीके से आपने देखा था कि हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन ड्राइव की थी, तो इसका सही ऑप्शन था 4 pi स्क्वायर r क्यूब अपॉन gt स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी है। इसी तरीके से इसमें से वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।